नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पलटवार नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पलटवार नॉवल का पार्ट 4। शाम ढले विमल के होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक पड़ी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मुक्ता को खड़ी पाया। अरे, विमल हैरानी से बोला, यहाँ कैसे पहुंच गई? वो जबरन मुस्कुराई। मे आई कम इन? फिर बोली। यस, विमल एक और हटता हुआ बोला। प्लीज। वो भीतर दाखिल हुई। विमल ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया, उसे कुर्सी पेश की और फिर स्वयं भी उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। कैसे किया? फिर वो बोला। तुम्हारी कार ने कराया। वो बोली, यहाँ गिने चुने तो ढंग के होटल हैं। बारी बारी सबका चक्कर लगाना शुरू किया तो राजनगर के नंबर वाली तुम्हारी मेटेलिक ग्रे कलर की जैनिस पार्किंग में खड़ी दिखाई दी। ओह, लेकिन यहाँ कोई विमल बाबू तो रजिस्टर्ड नहीं है। विमल वहाँ अरविंद कॉल के नाम से रजिस्टर्ड था। वजह यह थी कि उसके पास कॉल की ही आइडेंटिटी स्थापित करने का जरिया था। इलाके में डकैती की एक बड़ी वारदात होकर हटी थी, जिसकी वजह से तमाम होटल वालों को पुलिस का हुक्म था कि वो किसी अकेले गेस्ट को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेरीफाई किए बिना होटल में ना ठहराए। नतीजतन उसे अपना नाम अरविंद कॉल बताना पड़ा था और उस नाम का दिल्ली से जारी हुआ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ा था। मुझे लगता है वो आगे बढ़ी। मोहन बाबू के भाई विमल बाबू तो तुम हो नहीं। अरविंद कॉल जिस नाम से तुम यहाँ रजिस्टर्ड हो वो भी तुम्हारा असली नाम नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? विमल लापरवाही से बोला। नाम तो शिनाख्त का एक महज एक जरिया होता है, क्रेडिबिलिटी चेक करने का भी जरिया होता है। कहीं कहीं नाम उन लोगों के होते हैं कॉनमैनशिप जिनका कारोबार होता है। मैं तुम्हें कॉनमैन लगता हूँ? लगते ही तो नहीं हो। लगते होते तो क्या मैंने तुम्हें तलाश करने की जहमत की होती तो मैं यहाँ आई होती? अब बताओ तो सही, तुम कैसे आई? पहले बताओ, असल में तुम कौन हो? बताए बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, उसके स्वर में दृढ़ता का पुट था। मेरी लाइफ स्टोरी जानने की जिद ना करो, क्योंकि इतना तो मुझे यकीन है कि तुम मोहन बाबू को भी नहीं जानती थी। फिलहाल इतने से संतोष करो कि मैं मोहन बाबू का भाई नहीं हूँ। मुझे पहले ही, लेकिन भाई से बढ़कर हूँ। मैं उसका दोस्त हूँ, खैर ख्वाह हूँ, उसके बुरे वक्त का साथी हूँ। और उसकी गुहार पर मैं खैरगढ़ पहुंचा था, लेकिन अफसोस कि वक्त पर ना पहुंच सका। पहुंचने से पहले ही बेचारा मौत की आगोश में पहुंच चुका था। डकैती की खबर कैसे लगी? लगी किसी तरह से। कुछ उसने मेरे को लिखी अपनी चिट्ठी में हिंट छोड़ा था, कुछ मुख्तलिफ जरियों से, जिनमें से कुछ का जिक्र मैंने पिछली मुलाकात में किया था, यहाँ आकर लगी। अब हिस्से की फिराक में क्यों हो? 2 कारणों से। एक तो इसलिए कि जग मोहन बाबू की ऐसी ख्वाहिश थी। दूसरा इसलिए कि मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने मौजूदा हालात में कोई कोशिश ना की तो हिस्सा क्या, मूली एक भूली बिसरी बात हो जाएगा। तुम क्या कोशिश करोगे? तुम एक अकेली जान क्या कोशिश कर सकते हो? ये अकेली जान 1.25 लाख के बराबर है। डिंग नहा को थिएट्रिकल डायलॉग न बोलो, मेरी बात का जवाब दो। तुम क्या कर सकते हो? और क्यों तुमने ये कहा था कि मैं कल दोपहर बाद मालूम करूं कि अंकल कहाँ है? इस बात ने तुम्हें कुछ हिलाया डुलाया जान पड़ता है। बहुत डिस्टर्ब किया है। तुम्हारे डेयरी फार्म से जाने के बाद मैं हर घड़ी इस बाबत सोचती रही। शाम तो मेरी यही हालत थी कि मुझे लगने लगा कि अगर तुम्हारी बात का मतलब समझ में ना आया तो मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी। इसी बात से आंदोलित होकर तुम्हारी तलाश में निकली तो इत्तेफाक से तलाश जल्दी ही रंग लाई। आई सी। अब बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? क्यों बोलो? तुम्हें मेरे से किसी जवाब तलबी का क्या अख्तियार है? वो हड़बड़ाई। अलबत्ता ऐसा अख्तियार आपसदारी के मुलाहिजे से वजूद में आता है, लेकिन आपसदारी के तो तुम खिलाफ जान पड़ती हो। मेरे से सब जानना चाहती हो, लेकिन तुम्हें ये कबूल करना गवारा नहीं कि तुम और तुम्हारे अंकल मोहन बाबू के साथ डकैती में शरीक थे। वो कई क्षण खामोश रही। अब गवारा है, फिर कठिन स्वर में बोली। इसलिए यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हूँ। पहले क्यों गवारा नहीं था? क्योंकि पहले तुम मेरे लिए अजनबी थे। अब क्या जिगरी हो गया हूँ? जिगरी नहीं हो गए हो, लेकिन पहले जितने अजनबी अब तुम मुझे नहीं जान पड़ते हो। क्या कहने, तुम्हारे में कोई ऐसी बात है जो मन में शक की जगह, अंदेशे की जगह विश्वास पैदा करती है, एतबार लाने को उकसाती है।
ये कबूल करने को नहीं उकसाती कि तुम लोग डकैती में शरीक थे? उकसाती है तो करो कबूल। किया, बोला ना, इसलिए यहाँ आई हूँ। तुम डकैती में शरीक थी, लेकिन ये महज एक इत्तेफाक था कि तुम्हारी शिनाख्त ना हो सकी और तुम संदेह लाभ पाकर छूट गई, जबकि तुम्हारा चाचा इतना खुशकिस्मत ना निकला। हाँ, तुम्हें एहसास है कि चाचा बुरी तरह से फंसा हुआ है और उसे सजा होके रहेगी? हाँ, उसका स्वर रुआंसा हो उठा। मंदे कमी नान का जतकत मंदा होए। क्या? कुछ नहीं। नेविगेटर की बाबत कैसे जानती हो? अंकल ने खुद बताया। सोने के समय स्टीमर के डूब जाने के बाद जब हम किनारे लगे तो अंकल ने बताया कि उनके पास एक जरिया था जिससे वो समुद्र में ऐन उस जगह का पता लगा सकते थे जहाँ की स्टीमर डूबा था, और उस जरिए का नाम मास्टर नेविगेटर था, जिसकी मोहन बाबू को खबर नहीं थी। खुद मुझे ही खबर नहीं थी। स्टीमर ना डूबता, हम सोने के साथ किनारे लगते तो उसका कोई रोल ही ना होता, तो नेविगेटर का जिक्र ही ना उठता। ठीक, नेविगेटर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। विमल ने अपलक उसे देखा। यकीन जानो, नहीं मालूम। अंकल ने मुझे इतना जरूर बताया था कि नेविगेटर को उन्होंने कहीं छुपा दिया था, लेकिन पुलिस के एकाएक सिर पर आन खड़ा होने की वजह से ये बताने की नौबत नहीं आई थी कि कहाँ छुपाया था। पूछने के मौके के बाद में भी तो आए होंगे। आए थे, जब इकट्ठे गिरफ्तार हुए तो आने ही थे, लेकिन जरा सोचो, उस वक्त मेरे लिए अंकल की दुश्वारी अहम थी या नेविगेटर का पता ठिकाना? तुम्हारी अपनी सोच समझ क्या कहती है? अंकल ने उसे छुपाया होगा तो कहाँ छुपाया होगा? वो सोचने लगी। छुपाया तो ऐसी जगह होगा जो उनकी पहुंच में हो। वो तो जाहिर है। सोचो कोई ऐसी जगह। मुझे तो फ्लैट ही सूझता है, क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त तक अलग तारा से बाहर तो हम लोग कहीं गए ही नहीं थे। कतई नहीं। मैं कोई रसद पानी खरीदने के लिए 1-2 बार बाहर गई थी। अंकल तो बिल्कुल नहीं गए थे। आई सी। मेरी गैरहाजिरी में नेविगेटर उन्होंने फ्लैट में ही छुपाया हो सकता था, लेकिन वो वहां होता तो पुलिस ने तलाशी में बरामद कर लिया होता। शायद उनकी समझ में ना आया हो कि वो क्या चीज थी, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज किया हो। नहीं हो सकता। वो सुपरिटेंडेंट इतना घात था और इतना अंकल के खिलाफ था कि अनफैमिलियर अनचाही चीज की तरफ तो खास तवज्जो देता था। आई सी। 2 दिन तो हमें वहां रहते हुए थे, इस लिहाज से वहां था क्या? वहां तो इतना भी सामान नहीं था जितना कि मुसाफिर खाने में रहते किसी मुसाफिर के पास होता है। फिर भी वहां की तलाशी लेने में जानते हो पुलिस ने कितना टाइम लगाया था? कितना? 2 घंटे। कमाल है। एक एक जगह 10-10 बार टटोली। एक एक चीज कई जनों ने कई बार परखी। किचन का सिंक उखाड़ दिया, बाथरूम के फर्श से और एक दीवार से टाइलें उखाड़ ली। ऐसी तलाशी लेने वाले वहां से कोई अनचाही आइटम बरामद करते तो उसके ऐसे बखिए उधेड़ते कि वो पहचान में ना आती कि उसकी ओरिजिनल शेप क्या थी। कहने का मतलब ये हुआ कि नेविगेटर के उस फ्लैट में छुपे होने की कोई दूर दराज की भी संभावना नहीं है। हाँ, कोई आया गया? क्या मतलब? तुम्हारी वहां रिहायश के दौरान वहां कोई मिलने जुलने वाला आया था? नहीं आया था। शनिवार को बस सिर्फ लैंडलॉर्ड आया था, अपनी बैलेंस पेमेंट का रोना रोने, और पेमेंट लेके टला था यूरो में, जो कि तुम लोगों की गिरफ्तारी की वजह बनी थी। कैसे मालूम? तमाम अखबारों में छपा है। ओह हाँ, यही बात थी। सोना डूबने के बाद ये अंकल की दूसरी बड़ी बदकिस्मती साबित हुई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यूरोज को उनके साथ यू लिंकअप किया जा सकता था। छोड़ो वो किस्सा, जो होना होता है होके रहता है। तो तुम्हारी मौजूदगी में सिर्फ लैंडलॉर्ड आया था, लेकिन गैर मौजूदगी में, जबकि तुम कहती हो कि तुम खरीदारी के लिए निकली हुई थी, कोई आया होता तो उसकी तुम्हें क्या खबर लगती होती? तुम ये कहना चाहते हो कि अंकल ने नेविगेटर किसी ऐसे शख्स को सौंप दिया? क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अंकल का इतने बड़े भरोसे का कोई वाकिफकार राजनगर में नहीं था। परमार भी नहीं? नहीं, परमार भी नहीं। दूसरे, जहां तक मेरा ख्याल है, परमार को उस फ्लैट की खबर नहीं थी। 100 बातों की एक बात यह है कि नेविगेटर परमार के पास नहीं है। होता तो वो उसकी फिराक में ना होता। वो है फिराक में? हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए, अंकल का परमार से कोई सीधा वास्ता नहीं था। वो मोहन बाबू का वाकिफ था और उसका बार सी गार्डन हमारी मीटिंग प्लेस के काम आता था। दूसरे, उसने हमें मनकोटिया नाम का सोने का खरीदार ढूंढवाया था। इतनी सी वाकिफियत के दम पर अंकल उसे नेविगेटर नहीं सौंप सकते थे। कोई और ऐसा शख्स तुम्हारी निगाह में हो जिसे कि सौंप सकते हो? नहीं, लेकिन हो तो सकता है ऐसा कोई शख्स। तुम्हारे अंकल आदतन सिक्रेटिव शख्स जान पड़ते हैं। उन्होंने नेविगेटर के मामले में तुम्हें अपना राजदा ना बनाया, तो ऐसी और भी बातें हो सकती हैं। और बातें मसलन ये कि राजनगर में अंकल का कोई इतना खास था
इतना करीबी था मेरी गैरहाजिरी में जिसे बुलाकर उन्होंने जिसको नेविगेटर सौंप दिया, या जाकर तुम्हारी गैरहाजिरी में अंकल खुद भी कहीं चल दिए हों और लौटने से पहले लौट आए हों तो तुम्हें क्या मालूम। वो सोचने लगी, अगर इस बात को खातिर में लाओ तो नेविगेटर कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है क्या? कहीं का कहीं पहुंच गया हो सकता है। इस हिसाब से तो मुग्धा के स्वर में घबराहट का पुट आया। हो सकता है कि कोई सोना बरामद भी कर चुका हो, बशर्ते कि वो कोई नेविगेटर की अहमियत समझता हो, ना ही समझता हो। अगर वो बतौर अमानत एक आइटम अपने पास रखे हैं तो समझ लो कि सोना सलामत है। भगवान करे ऐसा ही हो। फिर भी इस बाबत मैं कुछ करूंगा। क्या? जो सूझेगा। अब एक बात बताओ, पूछो। तुम्हारा अलग तारा वाला फ्लैट क्या पुलिस के कब्जे में है? नहीं। गुड। चाबी किसके पास है? मेरे पास है। एक तो वो चाबी मुझे दो और दूसरे लैंडलॉर्ड से मुखातिब एक ऑथोरिटी लेटर तैयार करो जिसमें यह दर्ज हो कि विमल खन्ना को जब तक वो चाहे तब तक उस फ्लैट में रहने की इजाज़त है। ऐसा ऑथोरिटी लेटर तो अंकल लिख सकते हैं क्योंकि फ्लैट उनके नाम है। अभी तुम लिखो। ऊपर वाले ने चाहा तो अंकल के भी साइन करा लूंगा। वो हिचकिचाई। चोर तो मैं हूं मेम साहब, लेकिन कांटे छुरिया चुराने के लेवल से बहुत ऊंचा उठ चुका हूं। वो बात नहीं है। दूसरे, तुमने अभी कहा कि वहां मुसाफिर खाने के मुसाफिर जितना भी सामान नहीं है। अरे वो बात नहीं है, वो झल्ला कर बोली। तो बात क्या है? वो जगह पुलिस की निगाह में हो सकती है। तुम्हारा वहां जाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है। तुम मेरी फिक्र ना करो। मुश्किल से मेरा चोली दामन का रिश्ता है। ठीक है, लिखती हूं। दूसरे, मैं सावधान रहूंगा। कागज कलम दो। उसने ऑथोरिटी लेटर तैयार किया जिसे विमल ने तय करके जेब में रख लिया। थैंक यू, वो बोला। अब ये बताओ कि स्टीमर डूबने की नौबत क्यों कर आई? वो हिचकिचाई। हर बात पर हिचकिचाना तुम्हारा स्टाइल जान पड़ता है, लेकिन डकैती में शिरकत अपने मुंह से कबूल कर लेने के बाद अब ये हिचकिचाने लायक बात नहीं है। मैं हिचकिचा नहीं रही थी, वो बुनबुनाई। मैं सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ। मेरे ख्याल से शुरू से ही शुरू करना ठीक होता है। उसने सविस्तार तमाम किस्सा बयान किया। बल्ले भाई। वो खामोश हुई तो विमल हैरानी से बोला, तुम्हारा चाचा तो बहुत कत्तबी आदमी है। बैंक की बख्तरबंद गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम का कोड ब्रेक करने वाला गैजेट तैयार कर लिया, डुप्लीकेट बख्तरबंद गाड़ी तैयार कर ली, स्टीमर के मालिक को रूट से भटकने ना देने की जुगत कर ली, उसके स्टीमर को बारूद से उड़ाने का सामान कर लिया, और नेविगेटर का कमाल तो सामने आना अभी बाकी है। इतने करतब किए, किसी काम तो ना आए, पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं, ऊपर से गिरफ्तार। किस्मत की बात है। अब तुम भी तो कुछ बोलो। कल क्या बीतने वाली है अंकल के साथ? वो आज़ाद होने वाला है। क्या? उससे नेविगेटर की जानकारी हासिल करने का और कोई तरीका नहीं। वो जानकारी आगे सरकाए या खुद इस्तेमाल करे, दोनों ही बातों से उसका पुलिस की गिरफ्त से निकलना ज़रूरी है। कैसे निकलेगा? मैं निकालूंगा। तुम और कौन? मैं और सिर्फ मैं। बहुत यकीन से कह रहे हो? डावाडोल इरादों से कहीं कोई काम होता है? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? करना चाहती हो? क्यों नहीं करना चाहती? आखिर जो होने वाला है मेरे अंकल के साथ होने वाला है। ना करना चाहती होती तो पूछती। मदद कर तो सकती हो। क्या? कैदी गायब है। मेरे ख्याल से ये बात बड़ी हद 15 मिनट में आम हो जाएगी। इतने वक्फे में मैं उसके साथ सुनामपुर से बाहर नहीं निकल सकता। निकल भी सका तो जगह जगह की नाकाबंदी मिलेगी। ऊपर से पता नहीं कल वो अपनी बद हालत की किस स्टेज पर होगा। इन सारी बातों का हल ये है कि उसको तब तक छुपा के रखने की जब तक कि पुलिस की विजिल ठंडी ना पड़ जाए, सुनामपुर में कोई जगह उपलब्ध हो। तुम ऐसी कोई सेफ जगह सुझा सकती हो? डेयरी फार्म बहुत बड़ा है वहाँ, उसका तो नाम मत लो। पुलिस सबसे पहले वहीं पहुँचेगी। ना सिर्फ पहुँचेगी, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी। मेरे लिए क्यों? वजह समझना इतना मुश्किल तो नहीं। उनका दावा होगा कि जो हुआ वो या तो तुमने खुद किया या करवाया, और ये बहुत काफ़ी वजह होगी तुम्हें फिर से गिरफ्तार कर लेने की। ओह नो, पुलिस यही करती है। सांप निकल जाए तो लकीर पीटती है और उम्मीद करती है कि लकीर को दुर्गत से रोकने के लिए सांप लौट आएगा। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पहले ही वहाँ से खिसक जाना चाहिए। कहाँ? जहाँ भी तुम्हारे अंकल का आइंदा मुकाम बने। वो बीमार है, वैसे भी उसे तीमारदारी की ज़रूरत होगी, जो कि तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन फार्म के अलावा तो कोई खुफिया जगह मैं नहीं सुझा सकती। दैट्स टू बैड। तुम क्या करोगे? कुछ तो करूँगा ही। यहाँ कुछ लोकल हेल्प मुझे हासिल है, उसी से बात करूँगा। ये छोटी जगह है, यहाँ कहीं देर तक छुपना मुमकिन नहीं होगा। छोटी जगह के हिसाब से यहाँ एक बड़ी वारदात होके हटी है, इसलिए मुखबिरों की, चुगलखोरों की यहाँ कमी न होगी।
मुझे थोड़ा वक्त ही दरकार होगा। मुझे यकीन है मैं यहाँ से निकासी का कोई ना कोई सेफ जरिया निकाल लूँगा। ना निकाल सके तो किस्मत, तुम एक काम और भी कर सकते हो। क्या? ये इरादा ही छोड़ दो। अच्छा हाँ, अंकल हमेशा आउट ऑफ बाउंड नहीं रहने वाले। पुलिस का मौजूदा जोशो जुनून ठंडा पड़ जाएगा तो उनका दर्जा एक आम कैदी जैसा हो जाएगा। तब उनसे मुलाकात पर वो पाबंदी आयद नहीं होगी जो इस वक्त है। तब तक अंकल को ये भी सूझ चुका होगा कि उनका छूट पाना मुमकिन नहीं। तब कभी मैं उनसे मिलने जाऊंगी और नेविगेटर की बाबत पूछूंगी। मुझे उम्मीद नहीं कि तब उन्हें असलियत मुझे बताने से कोई गुरेज होगा। क्या कहते हो? इस बात में दो खराबियां हैं। क्या? एक तो तुम इस बात को खातिर में नहीं ला रही कि तुम गिरफ्तार हो सकती हो। खामखा? नहीं खामखा। तुमसे बेहतर कौन जानता है कि तुम इसलिए नहीं छूटी हो क्योंकि तुम बेगुनाह हो, बल्कि इसलिए छूटी हो क्योंकि पुलिस कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ वैसा मजबूत केस ना खड़ा कर सकी जैसा कि उन्होंने तुम्हारे चाचा के खिलाफ किया। जो काम पुलिस एक बार ना कर सकी वो दोबारा कर सकती है। खुद चौधरी के ही ये बयान देने की हालत पैदा हो सकती है कि डकैती में तुम्हारी बराबर की शिरकत थी। कोई और एविडेंस सामने आ सकती है जिस पर कि इस वक्त पर्दा पड़ा हुआ है और रिहाई में लैक ऑफ एविडेंस वाली वजह को खारिज कर सकती है। वो नौबत आते ही तुम फिर गिरफ्तार होगी और तुम्हारा मुकाम जेल होगा। उसके शरीर ने स्पष्ट झुरझुरी ली। दूसरी खराबी? फिर वो बोली, मैं ज़्यादा देर इधर उधर रुका नहीं रह सकता। मेरी जान को और भी कहीं सांसत है। मुझे और भी बहुत तेरे काम हैं, इसलिए मैं यहाँ से जल्द फारिग होना चाहता हूँ और वापस लौटना चाहता हूँ। कहाँ? जहाँ से मैं आया हूँ। कहाँ से आए हो? जहाँ जाऊँगा। व्हाट नॉनसेंस। किस्मत ने साथ बनाए रखा तो सब जान जाओगी, मेरे बताए बिना ही जान जाओगी। किस्मत बहुत भसते हो। किस्मत का ही तो सब मिला है। किस्मत अच्छी तो सब अच्छा, किस्मत बुरी तो सब बुरा। किस्मत ही है जो राजा को रंग बना देती है, रंग को राजा बना देती है। किस्मत ही है जिसकी वजह से डकैती के इतने बड़े कांड में कामयाबी के बावजूद हाथ में भटकन और फजीहत के सिवा कुछ नहीं। इधर विमल ने अपनी पेशानी पर एक उंगली फेरी। माथे पर जो लिख गया सो लिख गया। लाख जतन करने पर भी नहीं बदल सकता, नहीं मिट सकता। ठीक, जो रहीम भावी कतो होती अपनो हाथ, राम न जाते हरिन संग, सिया न रावण साथ। बड़े ज्ञानी आदमी हो। यकीन नहीं आता कि उस धंधे में हो जिसमें मोहन बाबू था। मैंने कब कहा मैं उस धंधे में हूँ? हर बात कहने की ज़रूरत नहीं होती। मोहन बाबू का कोई दोस्त किसी और धंधे में नहीं हो सकता। तुम उसी खेल के खिलाड़ी ना होते जिसका मोहन बाबू था तो जो हरकत कल तुम अंजाम देने जा रहे हो उसकी बाबत सोचने की भी तुम्हारी मजाल ना होती। विमल हंसा, फिर संजीदा हुआ। बहरहाल फिर बोला, बात यह हो रही थी कि तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो या नहीं। अब तो लगता है कि नहीं कर सकती। ड्राइविंग जानती हो? जानती हूँ। किसी बंद गाड़ी का इंतज़ाम कर सकती हो? उसे चला सकती हो? हाँ, लेकिन चाहिए क्यों ऐसी गाड़ी? गेट अवे व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। इस काम के लिए जैन का इस्तेमाल ठीक ना होगा। ये बात अभी तुमने ही स्थापित कर दी है। मैंने? हाँ, राजनगर की नंबर प्लेट्स वाली जैन की वजह से ही तो तुम मेरे तक पहुंची। ऐसे ही वारदात के बाद पुलिस पहुंच गई तो मेरा तो काम हो जाएगा। उस जीप को याद करो, डेयरी फार्म में खड़ी जिसमें बैठकर हमने बातचीत की थी। वो तुम्हारा पोर्टेबल ड्राइंग रूम? अब छोड़ो भी, एक अजनबी से बात करने के लिए उस जगह में कोई खराबी नहीं थी। वो तो खुली जीप थी क्योंकि हमने उसे ऐसा बनाया हुआ है। उसका कैनवस का टॉप जान के उतार लिया गया है क्योंकि जीप में सामान ढोने में सहूलियत होती है। कैनवस वापस लग जाएगा, वो खुली जीप ही बंद गाड़ी बन जाएगी। गुड, तुम उसे ड्राइव कर लोगी बड़े आराम से। फिर तो समझो तुम्हारी आमद बड़ी मुफीद साबित हुई। अब मैं बाकी सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कल सुबह। चैप्टर 2। सोमवार 4 जनवरी, सुनामपुर, मुंबई राजनगर नॉर्थ शोर। अगली सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जबकि जेल की गाड़ी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के परिसर में दाखिल हुई और उसकी प्रवेश द्वार के करीब की रिजर्व पार्किंग में आकर रुकी। मुग्धा की जीप प्रवेश द्वार से परे ड्राइववे पर यूं खड़ी थी जैसे किसी भी क्षण वहां से रुखसत होने को तैयार हो। वो खुद पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और उसकी ड्राइविंग सीट पर उसका कज़न दामोदर मौजूद था। जेल की गाड़ी दिखाई देते ही वो सतर्क हो गई। उसने गाड़ी से पहले एक सशस्त्र गार्ड को और फिर अपने चाचा को और एक दूसरे कैदी को गाड़ी से निकलते देखा। उस गार्ड की दाईं कलाई में हथकड़ी थी जिसका दूसरा सिरा दिलीप चौधरी की बाईं कलाई में था। वो तीनों अस्पताल के भीतर की तरफ बढ़े। तब तक गाड़ी के ड्राइविंग केबिन में से दूसरा सशस्त्र गार्ड निकल आया था।
राइफल उठाए लापरवाही से टहलता वो उनके पीछे चला। भीतर दाखिल होने पर वो तीनों लिफ्टों की ओर बढ़ चले और वो वहीं गेट के भीतर ठिठक कर खड़ा हो गया। वहाँ खाकी वर्दी पहने एक चपरासी एक स्टूल पर बैठा हुआ था। उसने उसकी पीठ पर एक धौल जमाकर स्टूल खाली कराया और खुद उस पर पसर गया। राइफल को उसने दरवाजे की चौखट के साथ टिका दिया और जेब से एक ट्यूब जैसी डिबिया निकालकर फांकने के लिए खैनी तैयार करने लगा। प्रत्यक्ष उसने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि कभी वहाँ ऐसा कुछ हो सकता था कि उसके राइफल को इस्तेमाल करने की नौबत आ सकती थी। जेल की गाड़ी की शोभा और सजावट के अलावा वो अपने आप को कुछ नहीं समझता था। मुग्धा ने दामोदर को कोहनी मारी और जीप से नीचे उतरी। दामोदर ने सहमति में सिर हिलाया और इंजन स्टार्ट किया। मुग्धा ने आगे उन सीढ़ियों का रुख किया जो कि नीचे बेसमेंट में उतरती थी। पीछे दामोदर जीप को वहां से निकाल ले गया। वहां जीप का इतना ही रोल था कि मुग्धा को जेल की गाड़ी के इंतजार में राह चलते ना खड़ा होना पड़ता और यूं हर किसी की निगाहों का शिकार ना होना पड़ता। बेसमेंट में विमल की जैन को उसने मामूली कोशिश से तलाश कर लिया। दोनों की निगाह मिली तो मुग्धा ने सहमति में सिर हिलाया। विमल गाड़ी से बाहर निकला। उसने पिछले रोज डॉक्टरों के रेस्ट रूम से सफ़ेद कोट पहना हुआ था, लेकिन डॉक्टर के नाम की नेम प्लेट उसने बदल ली थी। उसके इशारे पर मुग्धा जैन की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। विमल ने पिछली सीट पर वैसा ही एक सफ़ेद कोट उठाया और उसे अपनी बाहों पर डाल लिया। 15 मिनट, बड़ी हद, वो दबे स्वर में बोला। इतने में वापस न लौटूं तो निकल लेना। मुग्धा ने अपने एकाएक सूखाए होठों पर जुबान फेरते हौले से सहमति में गर्दन हिलाई। अंकल को पहचानोगे कैसे? फिर एकाएक बोली। अखबार में छपी उसकी कंपोजिट पिक्चर पहचान के लिए काफ़ी है। दूसरे, मुझे ये मालूम है कि उसे अस्पताल में कहाँ ले जाया जाना है। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। टेक केयर, वो व्यग्र भाव से बोली। आई विल। वो वहाँ से हटा और लंबे डग भरता इमरजेंसी लिफ्ट के सामने पहुँचा। उसने कॉल बटन दबाया तो कुछ क्षण के इंतजार के बाद दरवाज़ा उसके सामने खुला। लिफ्ट में सवार होकर वो चौथी मंजिल पर पहुँचा। वहाँ ये देखकर उसकी जान में जान आई कि उस दरवाजे को जैसे वो कल खुला छोड़कर गया था वो वैसे ही खुला था। वाहिगुरु, सच्चे पातशाह, तू मेरा राखा सब निथाई। दरवाजे को थोड़ा सा चौखट से अलग करके यूं बनी झिरी में आंख लगाकर उसने भीतर झांका तो गलियारे को खाली पाया। उसने दरवाजे को और खोलकर भीतर कदम रखा। खामोशी से अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और अगले क्लिनिक 4 के बंद दरवाजे पर पहुंचा। ऑब्जर्वेशन विंडो में से उसने भीतर झांका तो पाया कि दिलीप चौधरी बेड पर चित लेटा हुआ था। बेड के करीब एक ऊंचे स्टूल पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर एक कंप्यूटर पड़ा था। बाएं हाथ में माउस जैसा एक आला था जो कंप्यूटर से संबंध था और जिसे वो चौधरी की नंगी छाती पर फिरा रहा था। वो वहाँ से हटा, हॉल के सिरे पर पहुँचा और उसके बंद दरवाजे के शीशे से उसने बाहर रिसेप्शन वाले हिस्से में झांका। बाहर पिछले रोज की तरह रिसेप्शन डेस्क पर एक नर्स बैठी थी और सामने विजिटर्स चेयर्स में से एक पर राइफलधारी गार्ड पसरा बैठा था। उसने राइफल को बगल की कुर्सी के साथ टिका कर रखा हुआ था और वो बोर होता सा एक फिल्मी मैगजीन के पन्ने पलट रहा था। वो लौटा और चुपचाप वापस क्लिनिक 4 के सामने पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोलकर भीतर कदम रखा और पीछे दरवाज़ा बंद किया। डॉक्टर ने, जो कि उसी की उम्र का था, सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हेलो, विमल मीठे स्वर में बोला। एमएस ने भेजा। किस लिए? डॉक्टर सक पकाया सा बोला। इस पेशेंट की बाबत ये। विमल ने कोट की जेब से तयशुदा कागज़ निकालकर सीधा किया। कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिनको एमएस चाहते हैं कि आप स्टडी कर लें। कमाल है, अभी मैं एमएस के पास से तो आया तब तो वो कुछ ना बोले। भूल गए होंगे, दिखाइए। विमल ने करीब जाकर उसे वो फुलस्केप कागज़ थमाया, फिर खाली हाथ को खामोशी से अपनी उस जेब में सरकाया जिसमें वो एक जुराब में रेत पैक करके लाया था। डॉक्टर ने कागज़ थामा, उस पर सिर झुकाया। कागज़ खाली था। उसने इस उम्मीद में उसे पलटा कि तहरीर दूसरी तरफ थी। दिस इज़ ब्लैंक। विमल ने प्रहार उसकी खोपड़ी पर किया। डॉक्टर के मुंह से एक घुटी हुई कराह निकली। उसकी आंखें उलट गई। उसका सिर उसकी छाती पर गिर गया और वो स्टूल पर से फिसलकर नीचे गिरने ही लगा था कि विमल ने उसे थाम लिया। चौधरी भौचक्का सा वो नज़ारा देख रहा था। विमल ने क्षण भर को अपना बायां हाथ खाली किया और बाहां पर लटका सफ़ेद कोट बेड पर फेंका। कपड़े पहनो, वो चाबुक की फटकार जैसे स्वर में बोला। ऊपर से ये कोट पहनो, जल्दी। लेकिन मैं नो मैम स्टूपिड, दिस इज़ लास्ट चांस ऑफ योर लाइफ। डॉक्टर की बगलों में हाथ डाले उसे घसीटता वो अटैच टॉयलेट में जा पहुंचा, जहां बेहोश डॉक्टर को उसने कमोड पर टिका दिया। वो वापस कमरे में पहुंचा तो उसने चौधरी को बेड से उतरकर अपने पैरों पर खड़ा पाया और सफ़ेद कोट पहनते पाया। मेज़ पर कंप्यूटर की बगल में उसने डॉक्टर का स्टेथोस्कोप रखा पाया।
उसने स्टेथोस्कोप उठा लिया और चौधरी कोट पहन चुका तो उसने उसके गले में लटका दिया। उसने आगे बढ़कर गलियारे की तरफ का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। गलियारा पूर्ववत खाली था। चलो, वो घूमकर बोला, जल्दी। मुझे सहारे की ज़रूरत है। शट अप, ये नखरे करने का वक्त नहीं है। कम ऑन, मूव मूव डैम यू। लड़खड़ाता सा चौधरी दरवाजे तक पहुंचा। विमल उससे पहले बाहर निकल गया। उसने लपक कर अगला दरवाज़ा खोला और चौधरी के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। कम ऑन, हरी अप, योर लाइफ इज एट स्टेक एंड माइन टू, ड्यू टू यू। चौधरी दरवाजे पर पहुंचा तो विमल ने बड़ी बेरहमी से उसकी बांह थामकर उसे बाहर गलियारे में धकेला। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया, झपट कर लिफ्ट के सामने पहुंचा। उसका कॉल बटन दबाया तो जैसा कि अपेक्षित था, लिफ्ट को उसी फ्लोर पर खड़े पाया। दरवाज़ा निशब्द खुला। उसने फिर चौधरी की बांह पकड़कर उसे लिफ्ट में धकेला, खुद भी भीतर दाखिल हुआ और बेसमेंट का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे को सरकने लगी। फतेह। चौधरी लिफ्ट की एक दीवार के साथ पीठ लगाए हाँफ रहा था। उसका चेहरा उस वक्त चाक की तरह सफ़ेद था और सर्दी के उस मौसम में भी उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चूं-चूं रही थी। तब विमल मुस्कुराया। आज़ादी मुबारक चाचा चौधरी, वो बोला। कौन हो तुम? नेकी का फरिश्ता। मुझे आज़ाद क्यों कराया? मुग्धा बताएगी ना? मुग्धा बताएगी? वो भी हाँ, वो भी इस मिशन में शामिल है। लेकिन तभी लिफ्ट बेसमेंट में पहुंच गई। विमल ने उसकी बांह थामकर अपने से आगे लिफ्ट के बाहर धकेला। कुछ चलता, कुछ घसीटता विमल उसे चैन तक लाया। मुग्धा ने तत्काल उनकी तरफ के अगले पिछले दोनों दरवाजे खोल दिए और कार का इंजन स्टार्ट किया। उस घड़ी वो खुद भी डॉक्टरों वाला सफ़ेद कोट पहने थी। विमल ने चौधरी को पिछली सीट पर धकेला और स्वयं मुग्धा के साथ आगे पैसेंजर सीट पर बैठा। मुग्धा ने तत्काल कार आगे दौड़ाई। कार बेसमेंट से निकलकर सड़क पर पहुंची और फिर बाहरी आयरन गेट की तरफ बढ़ी। किसी की कार की तरफ निगाह उठी तो वो फौरन उचट गई। 3 डॉक्टर साहबान अस्पताल से कहीं जा रहे थे। ये उस घड़ी का कॉमन नज़ारा था। कार निर्विघ्न अस्पताल से निकली और शहर की तरफ बढ़ी। तब तक चौधरी काफ़ी हद तक उस शौक से उबर चुका था और अपने पर काबू पा चुका था। ये क्या तमाशा है? वो झल्लाया। तबीयत कैसी है? विमल बोला। अभी जैसी करारी आवाज़ निकली उससे तो लगता है काफ़ी ठीक है। मैं पूछता हूँ, ये सब तमाशा? बड़े नाशुक्रे आदमी हो जनाब। अपनी रिहाई से खुश होने की जगह ये खुश होने की बात नहीं है। पहले मुझे फिर भी कोई उम्मीद थी कि देर सबेर मुग्धा की तरह मैं भी गुनहगार साबित नहीं किया जा सकूंगा और रिहा कर दिया जाऊंगा। लेकिन सपने देख रहे हो? अब तो मुझे यूं रिहा करा के तुमने मेरे गुनाह को मोहरबंद कर दिया। मैंने जो मुनासिब समझा किया। विमल चिढ़कर बोला। तुम्हारी भतीजी को मेरे किए से इत्तेफाक है। ये नादान है। मैं तुम्हारी दानाई को सलाम करता हूँ और तुम्हें वापस अस्पताल में जमा करा के आता हूँ। अपनी भतीजी को बोलो गाड़ी वापस घुमाए। चौधरी कुछ न बोला। अब जुबान को ताला क्यों लग गया? तुम हो कौन? अभी मेरा इतना परिचय काफ़ी है कि मैं तुम्हारा हित चिंतक हूँ। इसी वजह से इतना जोखम उठाकर तुम्हें रिहा कराया। खामखा तो ना कराया होगा। खामखा कोई काम होता है इस दुनिया में? तो कबूल करते हो कि अपनी कोई रोटियां सेकने के लिए तुम मेरी रिहाई को जरिया बनाना चाहते हो? ऐसा है भी तो क्या है? तंदूर तपा हो तो कोई दूसरा भी रोटियां सेक ले तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? खास तौर से तब जबकि इस सिलसिले में तुम्हारी भतीजी को इत्तेफाक है। मुग्धा, ये क्या सिलसिला है? अभी आपकी तबीयत खराब है। खामोशी से बैठ के रेस्ट कीजिए। ऐसी बातें करने के लिए आगे आपको बहुत टाइम मिलेगा। फिर भी ये मोहन बाबू की वजह से हमारे साथ है। मतलब ये मोहन बाबू का हिस्सा चाहते हैं। खामखा देखेंगे। विमल आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला। अभी बहुत टाइम है इन बातों के लिए। तुम्हारी तबीयत थोड़ी और सुधर ले, फिर तुम्हें कोई बात खामखा नहीं लगेगी। हम जा कहाँ रहे हैं? विमल ने उत्तर ना दिया। तब तक वो अस्पताल से बहुत दूर निकल आए थे। तब तक आगे पीछे सब शांति थी। आगे खाली पड़ी सड़क पर एक पेड़ के नीचे डेयरी की जीप खड़ी थी, जिस पर निगाह पड़ते ही मुग्धा ने कार की रफ्तार कम की और फिर उसे जीप के पहलू में ले जाके रोका। दामोदर जीप के रियर व्यू मिरर में से कार को करीब आता देख रहा था। कार के रुकते ही वो जीप से नीचे उतरा और उसके पिछवाड़े में पहुंचा। उसने पिछवाड़े का कैनवास खोला तो आगे कुछ बक्से दिखाई दिए। उसने बक्सों को इधर उधर सरकाया तो आगे जीप खाली दिखाई दी। विमल ने सहारा देकर चौधरी को जीप में दाखिल कराया तो दामोदर उसके आगे बक्से फिर सेट करने लगा। भीतर कपड़े हैं, विमल बोला। तब्दील कर लेना। चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। विमल ने अपना और मुग्धा का सफ़ेद कोट भी जीप के भीतर फेंक दिया। सब बक्से यथास्थान पहुंच गए तो दामोदर ने उनके आगे कैनवस वापस कस दिया। फिर वो कार में जा बैठा और मुग्धा और विमल जीप में आगे जा सवार हुए।
स्टीयरिंग के पीछे विमल बैठा था, जिसने कि तत्काल जीप आगे बढ़ा दी। कार कुछ देर जीप के पीछे चली, फिर एक साइड रोड पर मोड़ काट गई। अब जीप का गंतव्य स्थल कलापुरम नाम की एक नई बस्ती कॉलोनी था, जहाँ की रणजीत पासी के उस दोस्त की कोठी थी, जो कि कोठी को पासी के हवाले करके सपरिवार गोवा भ्रमण पर गया हुआ था। तो दोस्तों, ये था पलटवार नॉवल का चौथा पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।